स्वागत है। मेरे सामने इन्फिनिक्स नोट 60 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस की सेटअप प्रक्रिया को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो जब आप पहली बार अपना डिवाइस चालू करते हैं तो आपको वही स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए जो आप मेरी तरफ देख सकते हैं, जो कि हमारा सेटअप पेज है। हम क्लिक करने वाले हैं, माफ़ कीजिए, हम तीर एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपनी इच्छित भाषा चुनेंगे। अब ये उन क्षेत्रों या भाषाओं को भी दिखाता है जो आपके क्षेत्र में हैं, जैसे कि पोलिश उदाहरण के लिए यहाँ पर। लेकिन मैं वास्तव में यहाँ अंग्रेज़ी चुनने वाला हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ विशिष्ट क्षेत्र का अंग्रेज़ी से वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वास्तव में ये नहीं बदलता कि क्या लिखा है। और वैसे भी हमारे पास अगले पेज पर क्षेत्र चयन का विकल्प है। अब यहाँ मैं शायद सुझाव दूंगा कि आप कोई ऐसा क्षेत्र चुनें जो यूरोपीय संघ का हिस्सा हो। ये शायद पूरी तरह से बेबुनियाद विचार हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो भविष्य में आपको इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो यूरोपीय संघ के किसी देश को चुनने का कारण यह है कि यूरोपीय संघ उपभोक्ताओं के प्रति थोड़ा अधिक अनुकूल है। जब तक बात गेम्स को बंद करने से रोकने की नहीं आती और फिर आप जानते हैं उनकी जेबें भर जाती हैं, लेकिन जो भी हो, तो उपभोक्ताओं के प्रति अधिक अनुकूल होने के उद्देश्य से वे अक्सर ऐसे कानून लाते हैं जो कॉरपोरेशनों को वास्तव में पसंद नहीं आते। अब अमेरिका बिल्कुल इसके विपरीत है। वे इस उम्मीद में आपका नुकसान कर देंगे कि कॉरपोरेशन पैसे कमा सकें। यहाँ ये थोड़ा अलग है। और अगर कभी यूरोपीय संघ कॉरपोरेशनों पर इतना दबाव डाले कि कॉरपोरेशन ये फैसला करे कि केवल इसी क्षेत्र में नियमों का पालन करना है और इसे वैश्विक स्तर पर नहीं बदलना है, या मूल रूप से यहाँ अपना कामकाज बंद कर दे, तो भी उन्हें इसे बदलना ही होगा। वह तो होकर रहेगा। तो उस बिंदु पर आमतौर पर, जैसा कि मैंने कहा, वे उपभोक्ता अनुकूल बदलाव होते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि यदि आप यहाँ से हैं तो आपको संभावित रूप से ये बदलाव मिल सकता है। एक काल्पनिक स्थिति के रूप में मान लीजिए कि गूगल एंड्रॉयड को पूरी तरह से लॉक करने का फ़ैसला करता है और आपको केवल प्ले स्टोर से या उनके द्वारा हस्ताक्षरित एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की अनुमति देता है, और यूरोपीय संघ इसे पूरी तरह से एक अधिकारवादी व्यवहार मानना शुरू कर देता है और गूगल को इसे रोकने के लिए कहता है। तो गूगल ऐसा केवल यूरोप में कर सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर नहीं। और इस मामले में यदि आप चुनते हैं कि आप पोलैंड से हैं उदाहरण के लिए, तो आप कहीं से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में सक्षम हो सकते हैं, चाहे वे हस्ताक्षरित हों या नहीं। इसके विपरीत जो गूगल आपसे करवाना चाहता है। तो बात कुल मिलाकर यहीं आकर रुकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये पूरी तरह से आधारहीन हो सकता है और हमारे पास अभी वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम ये जांच सकें कि क्या ये कभी काम करेगा या नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास उपयोग की शर्तें हैं। तो हमारे पास यहाँ उपयोग की शर्तें और गोपनीयता नीति हैं। आप उन दोनों को पढ़ सकते हैं और शायद ऐसा करने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो चिंता न करें, कोई नहीं पढ़ता। हम बस यहाँ बॉक्स को चेक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हमें किसी अन्य डिवाइस का उपयोग करके सेटअप करें का विकल्प मिलता है। अब मुझे एक और डिवाइस लाने दें और आप दूसरे डिवाइस पर देख सकते हैं आपको इस तरह का पॉपअप मिलता है, नया डिवाइस सेटअप करें। और मैं सेटअप पे क्लिक कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि ये मुझे जो करने के लिए कहेगा वह ये है कि इस डिवाइस पर एक नंबर दिखाई देगा, मान लीजिए 69। बढ़िया। और दूसरा फ़ोन, वह जिस पर पॉपअप आया था, उस पर उदाहरण के लिए 1,26,972 जैसा कुछ होगा, है ना। और मुझे बस ये करना है कि जो नंबर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है उसे चुनना है। मुझे दूसरे डिवाइस पर मौजूद 3 नंबरों में से इसे चुनना होगा। एक बार जब मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मुझे उस दूसरे फ़ोन पर लगे स्क्रीन लॉक की पुष्टि भी करनी पड़ सकती है, और फिर ये सारा डेटा ट्रांसफ़र कर देगा, जैसे कि मुख्य रूप से गूगल अकाउंट्स और गूगल अकाउंट्स से जुड़ी हर चीज़, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, फ़ोटो, एप्लीकेशन। सच कहूँ तो अपने सभी अकाउंट्स को बिना साइन इन किए जल्दी से ट्रांसफ़र करने का यह एक बेहतरीन तरीका है। अगर वे उस डिवाइस में साइन इन हैं तो वे यहाँ आ जाएंगे और आपको उनके लिए पासवर्ड डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बस वह नंबर मैच करना है और स्क्रीन लॉक की पुष्टि करनी है, और बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है सिम कार्ड डालना। मैंने इसे निकाल कर रखा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी स्टेप नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। अगला है वाईफाई से कनेक्ट करना, और फिर ये भी वैकल्पिक है। अगर आप नहीं चाहते तो आपको नेटवर्क से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अब इस समय डिवाइस को उस मोड में सेट किया जा रहा है जिसे ऑफलाइन मोड माना जा सकता है। मेरे पास ना तो यहाँ सिम कार्ड है और ना ही वाईफाई कनेक्शन, और इसका नतीजा ये हो सकता है कि पहली बात, फ़ोन गलत तारीख और समय सेट कर ले, जिसके लिए शायद ये मुझे ठीक करने के लिए एक पेज भी दिखा दे।
अगर मैं इसे किसी भी तरह के नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ तो यह उस पेज को पूरी तरह से छोड़ देगा। मैं गूगल अकाउंट में साइन इन नहीं कर पाऊंगा, ऐप्स और डेटा रिस्टोर नहीं कर पाऊंगा और सॉफ्टवेयर अपडेट प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ये केवल सेटअप पे लागू होता है। और सेटअप पूरा हो जाने के बाद आप अब इन सभी चीज़ों को सेटिंग्स में बदल सकते हैं। अब जो हमें अभी दिखाई दे रहा है उस पे चलते हैं। हमारे पास अनलॉक करने का तरीका है। हमारे पास 3 अलग अलग तरीके हैं। तो हमारे पास फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन है और पासवर्ड के अंतर्गत हमारे पास पिन पैटर्न या पासवर्ड है। अब पहले 2 विकल्पों के लिए जो कि बायोमेट्रिक्स हैं, आपको हमेशा पिन पैटर्न या पासवर्ड चुनना होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक्स 100% विश्वसनीय नहीं होते हैं। और उन समयों में जब वे किसी यादृच्छिक कारण से आपके डिवाइस को अनलॉक करने में विफल हो जाते हैं, शायद इसलिए कि आपके चेहरे या उंगली पर कोई छोटा सा निशान आ गया हो, तो आप हमेशा उस पिन पैटर्न या पासवर्ड पर भरोसा कर सकते हैं, जिसे उन निशानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ये भी सलाह देता हूँ कि कम से कम अपने डिवाइस पर पिन पैटर्न या पासवर्ड सेट करें। आपको बायोमेट्रिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम पिन जैसा कुछ सेट करें। इसका कारण यह है कि यदि आप कभी अपना डिवाइस खो देते हैं तो जाहिर है इसमें आपकी सारी व्यक्तिगत जानकारी होती है। तो जिसे भी यह मिले आपके लिए अच्छा होगा कि उनकी पहुँच, उदाहरण के लिए, आपकी सभी तस्वीरों तक ना हो। मान लीजिए वे तस्वीरें जो भी हों। अब एक अतिरिक्त लाभ यह है कि आमतौर पर आपका फ़ोन किसी गूगल खाते में साइन इन होगा। आमतौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है हर कोई ऐसा करेगा, लेकिन बहुत से लोग करेंगे। और इस स्थिति में अगर आपका फ़ोन खो जाए और किसी को मिले और वो बदतमीज़ी करे और वापस ना करना चाहे, क्योंकि अरे उन्हें तो ये हक से मिला है, तो कम से कम आप बदला तो ले ही सकते हैं। और ये बात कि वो बदतमीज़ इंसान वो ऑक्सीजन बर्बाद करने वाला जो आपका फ़ोन अपने पास रख रहा है क्योंकि उसे वो मिला और आपको पता भी नहीं कि वो कौन है, खैर वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके फ़ोन में स्क्रीन लॉक है और गूगल अकाउंट लगा हुआ है। उन्हें स्क्रीन लॉक नहीं पता, इसलिए उनके पास अगला सबसे अच्छा विकल्प फ़ोन को रीसेट करने का होगा। यह आपके लिए बुरा है क्योंकि आपका डेटा चला जाएगा, लेकिन आप इस बात से तसल्ली पा सकते हैं कि आपको पता है कि वो वैसे भी इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार जब वो इसे रीसेट कर देंगे तो वो और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि अब फ़ोन उनसे कहेगा, ओह सेटअप के दौरान आप जानते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद पुष्टि करें कि यह आप ही हैं। इसके लिए अपना स्क्रीन लॉक या पहले से साइन इन गूगल खाता दर्ज करें। यदि आप इनमें से कोई भी नहीं कर सकते हैं तो खैर आप वास्तव में सेटअप पूरा नहीं कर सकते, इसलिए आप वास्तव में फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकते। तो आप जानते हैं, अंत में थोड़ी आखिरी हंसी मिल जाती है, मुझे लगता है। खैर, जैसा कि मैंने कहा, जैसा मैं करता हूँ वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं। माफ़ करना, इसका उल्टा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जैसा मैं करता हूँ वैसा नहीं। ये एक वर्क फ़ोन है, इसीलिए मैं यहाँ स्क्रीन लॉक सेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसा करें। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गूगल सेवाएं हैं। अब मैं इस बकवास के बारे में थोड़ी देर शिकायत करने में समय बिताने वाला हूं, ताकि हमें पता रहे कि हम यहाँ किस चीज़ से निपट रहे हैं। अगर आपको अपनी प्राइवेसी और आप यहाँ किस चीज़ से निपट रहे हैं इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है तो बेशक इसे कई मिनट आगे बढ़ा दें। लेकिन अगर आप परवाह करते हैं तो मैं इस पर काफ़ी गहराई से चर्चा करूँगा और बात करूँगा कि इनका वास्तव में आपके लिए क्या मतलब है। तो चलिए लोकेशन से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा विवरण। मैं ये पूरा नहीं पढ़ने वाला। ये उन ऐप्स और सेवाओं को जिनके पास लोकेशन की अनुमति है, आपके डिवाइस की लोकेशन का उपयोग करने की सुविधा देता है। लोकेशन एक्यूरेसी वायरलेस सिग्नल जैसे कि वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स, सेलुलर नेटवर्क टावर्स और जीपीएस के बारे में जानकारी का उपयोग करती है। असल में बस यही मायने रखता है। इसे बंद करने का मतलब यह नहीं है कि आपका फ़ोन अब वाईफाई, जीपीएस और ऐसी चीज़ों के कनेक्शन का उपयोग नहीं करेगा और ये ट्रैक होना बंद हो जाएगा। ये बस एप्लीकेशन और सेवाओं को कथित तौर पर इसका उपयोग करने से रोकता है। मैं कथित तौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। ये गूगल को भी इस जानकारी तक पहुँचने से नहीं रोकता, क्योंकि गूगल का काम ही आपकी जानकारी लेना और उसे बेचना है। वे खुद को कोई सेवा या ऐप नहीं मानते। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है। तो ये एक समस्या है। और दूसरी बात, जकरबर्ग जैसे अजीब लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखते हैं। आपने उसे कुछ न करने के लिए कहा और उसे कानूनी रूप से इसका पालन करना चाहिए था, लेकिन वह इसे सिर्फ एक सामान्य दिशा निर्देश के रूप में देख रहा है और कहता है, अरे भाड़ में जाए, मैं फिर भी तुम्हारा डेटा हासिल करूँगा। और अब वह क्लास एक्शन मुकदमे में फंसा हुआ है। भाड़ में जाओ लूज़र। तो जाहिर है कि मैं इसे अनसेलेक्ट कर दूंगा, चाहे आपका विचार यहाँ कुछ भी हो, क्योंकि जब जग जैसे अजीब कमीने आपके कहे को अनदेखा करने और आपकी निजता का पूरी तरह से उल्लंघन करने का फ़ैसला करते हैं, तो कम से कम आप ये जान सकते हैं कि जब उन्हें क्लास एक्शन मुकदमों में अदालत ले जाया जाता है तो आप उनसे थोड़े पैसे वसूल सकते हैं। आप उनसे थोड़े पैसे तो ऐंठ ही सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अलाउ स्कैनिंग है जो लोकेशन के साथ अपने आप बंद हो जाता है। इसे फिर से दिखाने के लिए आप देख सकते हैं कि यह रहा। अब अलाउ स्कैनिंग ऐप्स और सेवाओं को किसी भी समय वाईफाई नेटवर्क और आसपास के उपकरणों को स्कैन करने की अनुमति देता है, तब भी जब वाईफाई या ब्लूटूथ बंद हो, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि आपका फ़ोन, भले ही आपने कथित तौर पर अपना वाईफाई या ब्लूटूथ बंद कर दिया हो, वास्तव में उसे कभी बंद नहीं करता। ये बस बंद होने का नाटक करता है। और इसके अतिरिक्त यह फिर से पहले की तरह ऐप्स और सेवाओं को, न कि खुद फ़ोन को, इसके लिए स्कैन करने से रोकता है। और इसके अलावा यह अन्य फ़ोन और सेवाओं को आपके डिवाइस को स्कैन करने से नहीं रोकता है, जो कि हाँ, प्राइवेसी है ना। ये तो एक अच्छा मजाक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है उपयोगकर्ता और डायग्नोस्टिक डेटा भेजें। इसे बंद कर दें। ये मूल रूप से गूगल है जो आपका डेटा चाहता है ताकि वे इसका मुद्रीकरण कर सकें और इसे बेच सकें। तो डायग्नोस्टिक डिवाइस और ऐप उपयोग डेटा को स्वचालित रूप से गूगल को भेजकर अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करें। नहीं, बस नहीं। अपने एंड्रॉयड अनुभव को बेहतर बनाना गूगल के सर्वोत्तम हित में है, ताकि आप दूसरा एंड्रॉयड खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों। वरना आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, जैसे कि एप्पल। तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपना डेटा उन्हें मुफ्त में दें ताकि वे किसी चीज़ को बेहतर बना सकें और उससे पैसे कमा सकें। उस स्थिति में आप अपने डेटा के साथ उस सुधार के लिए भुगतान कर रहे हैं, और गूगल आपको इस डेटा के लिए पैसे नहीं देता है। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको इसे मुफ्त में साझा करना चाहिए। यहाँ दृष्टिकोण ये है कि यदि गूगल इसे बेच सकता है और इससे पैसे कमा सकता है, तो आपको भी इससे पैसे कमाने चाहिए। आखिरकार इसे उत्पन्न तो आप ही कर रहे हैं। अगर आपको इसके लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आपको इसे साझा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अपडेट एंड ऐप्स इंस्टॉल करें। हम अब ये वाला सबसे घटिया है और इसे सबसे बकवास तरीके से लिखा गया है, और ये ऐसा है जो वास्तव में ये नहीं बताता कि ये असल में किस बारे में है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जारी रखें पर क्लिक करके, जो अपने आप में ब्लैकमेल जैसा लगता है। आप सहमत होते हैं कि ये डिवाइस गूगल और आपके कैरियर से अपडेट और ऐप्स को भी स्वचालित रूप से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप सोच रहे होंगे, खैर मैं सेटअप के बाद सेटिंग्स में सिस्टम अपडेट और ऐप अपडेट बंद कर सकता हूँ। और हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये सेटिंग इस बारे में नहीं है। यही कारण है कि यहाँ कोई टॉगल नहीं है, उन सेटिंग्स के विपरीत जो आपके पास सेटिंग्स में होती हैं। सेटिंग्स में जो विकल्प होते हैं वे वास्तव में सिस्टम अपडेट या ऐप अपडेट जैसी सटीक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ये ऐसा संकेत दे रहा है कि ये उसी के बारे में है, लेकिन ये मूल रूप से आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये वास्तव में OTA अपडेट सेवाओं को संदर्भित करता है। और आप शायद अभी सोच रहे होंगे कि ये OTA अपडेट सर्विस आखिर क्या भला है, ये जानबूझकर ऐसा किया गया है। तो यह असल में आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसे आप सामान्य तौर पर नहीं देख पाते जब तक कि आप उन्हें देखने के लिए खास एप्लीकेशन डाउनलोड न करें। यह सुरक्षा पैच इंस्टॉल करने के लिए बनाई गई है, जो कि अच्छी बात है। सुरक्षा पैच, अगर उन्हें पैच न किया जाए तो जाहिर है कि हैकर्स इसका फ़ायदा उठाकर आपके डिवाइस की जानकारी, और आप जानते ही हैं, आपके फ़ोन से कुछ व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल उन जबरन अपडेट्स के लिए भी किया जाता है जो आपके डिवाइस में कब आ जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। वे बस इंस्टॉल हो जाते हैं और आपके पास जानने का कोई तरीका नहीं होता। आपने शायद कभी ना कभी ऐसा अनुभव किया होगा जहां आप एक दिन कोई एप्लीकेशन खोलते हैं और अचानक सब कुछ अलग दिखने लगता है। भले ही फ़ोन अपडेट ना हुआ हो, ना तो एप्लीकेशन और ना ही खुद फ़ोन, फिर भी एप्लीकेशन अलग दिखता है। इसे ही OTA अपडेट कहते हैं। और मैं इसे नापसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि हमने इसे और अधिक दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस्तेमाल होते हुए देखना शुरू कर दिया है। तो कंपनियों ने इसे खरीदारी के बाद खरीदारी की शर्तों को बदलने के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस मामले में मूल रूप से यह उन्हें यही करने की अनुमति देता है, और हमें वास्तव में इसे सहमत होना पड़ता है। तो आपको कुछ उदाहरण देने के लिए, सैमसंग स्मार्ट फ्रिज बेच रहा था और अभी भी बेच रहा है, वो डिस्प्ले वाले, आप जानते हैं, ताकि आप उस पर अपनी पारिवारिक तस्वीरें लगा सकें, किराने की सूची बना सकें, और वो सारी अच्छी चीज़ें जिनके लिए फ्रिज को शुरू में डिज़ाइन किया गया था। खैर, सैमसंग ने इसे देखा और सोचा, वाह, एक अनछुआ बाज़ार, अब इस पर विज्ञापन डालने का समय आ गया है। और अब जिन लोगों ने 1-2 साल पहले ये फ्रिज ख़रीदा था, उन्हें एक जबरन अपडेट मिला जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था, और अब उन्हें अपने स्मार्ट फ्रिज पर प्यारे प्यारे विज्ञापन मिल रहे हैं क्योंकि इसमें डिस्प्ले है, तो इसमें विज्ञापनों के लिए जगह है।
तो ये बहुत बढ़िया है ना। 3,000 रुपये का फ्रिज अब मूल रूप से किसी कचरे के बराबर है। बेहतर होता कि आप उस डिस्प्ले को शुरू से ही न लेते, क्योंकि अब यह आपके $3,000 के खर्च के बदले बस आपको परेशान कर रहा है। तो चिंता न करें, हम सिर्फ फ्रिज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास इस मामले में सोनी सोनी के भी अन्य उदाहरण हैं। शायद इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जब बात एक घटिया और अजीब कंपनी होने की आती है तो वह सोनी ही रही होगी, है ना। तो सोनी अपने सोनी एक्सपीरिया फ़ोन बेचती है। ये फ़ोन विशेष रूप से काफ़ी हद तक उनके अल्फ़ा कैमरों के साथ उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए थे, क्योंकि सोनी के पास मिररलेस कैमरे भी हैं। और वह फ़ोन आपको क्या करने की सुविधा देता था कि आप एक केबल का उपयोग करके उसे उस कैमरे से कनेक्ट कर सकें, ताकि फ़ोन को कैमरे के लिए एक बड़े डिस्प्ले के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो आप जानते हैं, कैमरे पर जो छोटी सी स्क्रीन होती है, ये देखने के लिए कि कैमरा क्या देख रहा है, उसका उपयोग करने के बजाय आप अपने फ़ोन को प्लग इन कर सकते हैं और इसके बजाय उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है और इसका कलर कैलिब्रेशन भी काफ़ी अच्छा है। खैर, ये सोनी के फ़ोन के साथ मुफ्त में आता था, और अगर आपने वह फ़ोन ख़रीदा था तो शायद आपने इसी वजह से ख़रीदा होगा, और आपने इसी कारण से ज़्यादा पैसे भी दिए, क्योंकि वह फ़ोन पहले से ही अपनी कीमत से ज़्यादा महंगा था, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी थे। खैर, सोनी ने सामने आकर कहा, अच्छा पता है क्या, हमारे फ़ोन और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले लोग पर्याप्त नहीं हैं, तो हम इसमें सब्सक्रिप्शन जोड़ देंगे। जिसका मूल रूप से मतलब है, पता है क्या, जो बेवकूफ़ लोग इस खास वजह से ये फ़ोन खरीद कर लाए थे, हम बस उन्हीं को निशाना बनाएंगे, है ना। हाँ, और आपका तो कट गया। हमें उसके लिए किसी लुब्रिकेंट की ज़रूरत नहीं है। अरे, हारने वाले का तो बुरा हाल होना ही है। ओह, तो आपने उस काम के लिए फ़ोन खरीदा था, अब आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा, यानी आपने पहले ही ज़्यादा पैसे दिए और अब उसी फीचर के लिए फिर से पैसे देने होंगे। या फिर आप इसे भाड़ में जाने दें और मॉनिटर प्लस का इस्तेमाल शुरू कर दें, जो वायरलेस है और हर फ़ोन पर काम करता है। आप मुझे बाद में शुक्रिया कह सकते हैं। खैर, अब जब यह सब हो चुका है तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तकनीकी रूप से आप OTA अपडेट सेवाओं को हटा सकते हैं। आपका डिवाइस उन खामियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है जिन्हें पैच नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने इसे हटा दिया है। लेकिन आप जानते हैं क्या, मेरा मानना यह है कि अगर कोई कंपनी खरीदारी के बाद मेरी अनुमति के बिना खरीद की शर्तें बदल सकती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खामी है। और अगर मैं देखूं कि ये मेरे फ़ोन के हैक होने से ज़्यादा हो रहा है, तो आप जानते हैं क्या, मुझे लगता है कि मैं इसे हटाकर खुद ही पैच करना पसंद करूंगा। ये बस मेरा नज़रिया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है अनुशंसित सेवाएं। तो हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम में शामिल होने का विकल्प है। मत करें पर्सनलाइज्ड अनुशंसित सेवाएं नहीं, वांट टू अपडेट सेवाएं नहीं। हम इनमें से ज़्यादातर को बंद रख सकते हैं। अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आप इसे चालू कर सकते हैं, जाहिर है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन्हें बंद ही रखना चाहिए, मैं बस सलाह देता हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप वास्तव में चाहते हैं, शायद ऐप सेंटर, तो उसे ज़रूर चालू कर लें। यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, हाँ, हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ये मूल रूप से वही है जो गूगल करता है, हमें अपना डेटा दें ताकि हम इसे बेच सकें और रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा सकें। हम आपको फ़ोन बेचने से जितना कमाते हैं, उससे दोगुना पैसा आपका डेटा बेचकर कमा सकते हैं। असहमत। अगला है मोबाइल क्लोनर। कुल मिलाकर ये वास्तव में काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। इसे अन्य डिवाइस पर डाउनलोड किया जा सकता है, और यह आपको क्या करने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई पुराना सैमसंग है जिससे आप आ रहे हैं, तो आप उस सैमसंग पर मोबाइल क्लोनर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इन दोनों फ़ोन को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि आप उस सैमसंग से इस फ़ोन में किस तरह का डेटा ले जाना चाहते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं, खैर मैंने तो गूगल का उपयोग करके पहले ही बैकअप ले लिया है, तो आपने वास्तव में अपने डिवाइस का बैकअप नहीं लिया है। और मैं इसके बजाय इसका उपयोग करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि मोबाइल क्लोनर इन दोनों फ़ोन के बीच एक कनेक्शन बनाता है, इसलिए यह पूरी तरह से ऑनलाइन है, या कह सकते हैं कि इंटरनेट से दूर है। और ये नहीं चुनेगा कि आप किस तरह का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आप कितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बस आपको सब कुछ ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है, जब तक कि आपके फ़ोन में पर्याप्त जगह है, और आप फ़ोटो, वीडियो जैसी हर चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वह 15 गीगाबाइट से ज़्यादा ही क्यों ना हो, गूगल के विपरीत। एप्लीकेशन, अगर वे प्ले स्टोर के बाहर से आए हैं तो कोई समस्या नहीं, वे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये बहुत बेहतर और तेज़ भी होने वाला है। अगला हमारे पास सिस्टम नेविगेशन है। तो आप जो भी नेविगेशन पसंद करते हैं उसे चुनें। मुझे जेस्चर पसंद है, इसलिए मैं उसी के साथ बने रहने वाला हूँ, और ये मूल रूप से सेटअप को पूरा करता है। तो गेट रेडी चुनें और ये रहा।
अब ये सब कहे जाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मददगार लगा होगा, और यदि लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखने के लिए धन्यवाद।